हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बैंक का 2024 का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आपका पहला सवाल। पहला सवाल जो है आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का है, दो आपको समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण आपको दिया गया है कि 3x, पहला समीकरण है आपका 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण एक दिया गया है। इसी में एक और समीकरण दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण आपको दो दिया गया है। तो समीकरण एक और समीकरण दो को आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने का मतलब है कि आप यहां से ग्राफ की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से ग्राफ की वैल्यू निकालते हैं, हम लोग पहले ग्राफ की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप लोग इसी वैल्यू को अपने ग्राफ कॉपी पे निकाल के पुट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले समीकरण से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला समीकरण कुछ इस तरीके से दिया गया है। लिखेंगे समीकरण एक से, और इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म्स को अकेला कर लेंगे। या तो x को अकेला करेंगे या तो y को अकेला कर लेंगे। तो चलिए x को ही हम क्या कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं। और इस y को जो है दाई से, और इस दोनों का हम लोग क्या कर ले, इस तरह भेज देते हैं माइनस, और ये इधर आके -5। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद आप क्या करिए, आप x को और अकेला कर लीजिए। ये जो 3 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका एक टर्म्स बना, इसको समीकरण 3 कह दीजिए। और एक आप चार्ट बना लीजिए। यहाँ पर चार्ट कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, जहां पे आप इसको रब करिएगा। और यहाँ पर एक x और y और 3 टर्म्स निकालने के लिए 3 बॉक्स बना लेना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बारी बारी से y की जगह पे कुछ वैल्यू रखनी है और फिर x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी आपको बटे के फॉर्म में दिया रहेगा कोई नंबर, तो y के जगह पे एक ऐसी वैल्यू को पुट करना है ताकि ये 3 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। आपका बटे में कोई नंबर नहीं आए, बाय में नंबर नहीं आए। बाय में अगर कोई नंबर आता है तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। तो चलिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या रख ले, जीरो रख लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। और ये बचेगा -1, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि ग्राफ के लिए, ग्राफ में रखने में थोड़ा सा परेशानी आती है। तो आप यहाँ पर अगर रखेंगे 1, -1 रखिए, तो ये -1 रखेंगे तो ये -5, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 6 हो जाएगा। तो आप क्या रखिए, y की जगह पे -1 रख दीजिए। तो जैसे ही आप y की जगह पे -1 रखेंगे, और आपको पूरा लिखना है कि y बराबर -1, समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, ये लैंग्वेज आप हर जगह रखेंगे, रखने पर, पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड, ये आपको लिखना है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू को, ये -1 पहले से है, ये माइनस यहाँ गुना होगा तो -5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। 6 में से 6 अगर 3 को कैंसिल आउट करेगा तो ये माइनस 2 बार में कट जाएगा। तो आपने x की जगह, y की जगह पे क्या रखा, y की जगह पे -1 रखा, तो आपका x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। क्लियर है। फिर आप इसी तरीके से कुछ सोचे और एक वैल्यू रखे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हमने पहली बार क्या रखा, 1 रखा। अब आप एक बार 2 रख के देखिए, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा आपका 9 बच जाएगा, जो 3 से डिविजिबल है। तब आप क्या रख लीजिए, y की जगह पे, इस y की जगह पे आप 2 रख लीजिए, और ये पूरा लैंग्वेज लिखिएगा हर जगह। तो y की जगह पे जैसे ही आप 2 रखेंगे तब ये क्या आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा, ये -1 पहले से है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 बटे क्या हो जाएगा, 3, और ये हो गया 3, एक घटा तो 9, और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 3 या 9।
तो आपने y की जगह पे क्या रखा 2, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से एक और वैल्यू रख लेंगे कि y बराबर क्या रखें, पहले आप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ना कॉपी पे लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉपी पे रख दीजिए फिर कट्टम कुट्टम करना स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम वाली ही कॉपी पे। तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर सोचना है कि अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, क्या रखें 3 रख दें, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, 15 में से एक घट जाएगा तो 14 तो कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर -3 रखा जाए तो क्या कटेगा, तो ये -3 रखेंगे 5 या 15, 15 और 1 हो जाएगा 17, तो ये भी नहीं कटने वाला। और कौन सी वैल्यू रख दीजिएगा, अगर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे अगर आप -4 रखते हैं तो माइनस अगर 4 रखेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, -20 और 1 21 हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप रख दीजिए -4, -4 समीकरण 3 में रखने पर। तो जैसे ही समीकरण 3 में रखिएगा तो ये माइनस पहले से है और -4 रखिएगा तो 5 चौके 20, यहाँ -20 आ जाएगा, -20/3, ये हो गया 21, तो -21 और -21/3, तो 3 सते 21, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -7। तो आपने y की जगह पे क्या रखा -4 रखा, तो आंसर आपका क्या आ गया -7 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप समीकरण 2 में भी अपने मन से वैल्यू रखते चलना है और आपका क्या आ जाएगा आंसर आता चला जाएगा, और इसको आप ग्राफ कॉपी पे पुट कर लीजिएगा। क्लियर है, ग्राफ का तरीका जानते हैं कि पहले x के वैल्यू को रखते हैं, x से सीधा जो भी -1 आएगा वहां पे आपको पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। इसी तरीके से समीकरण 2 भी है, चलिए इसको रब कर देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको अपने मन से और सिर्फ सोचना कहाँ है, जहां पे बटे वाला नंबर आएगा वहां पे आपको सोच समझ के वैल्यू रखनी है, बाकी सोच समझ के वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है, जो वैल्यू आपको समझ में आ रहा है वो वैल्यू रखिए, है ना। और ऐसा रखिए वैल्यू कि नंबर छोटा नंबर आए, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आए। जैसे समीकरण 2 है, समीकरण 2 आपका यहाँ पर 3 बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी से काम करिए कि y के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो y को अकेला कर लीजिए। तो y को, वहां हमने x को अकेला किया था, लेकिन यहाँ आप y को अकेला कर लीजिए, इसलिए अकेला कर लीजिए क्योंकि यहाँ y के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, कोई गुना में नहीं है, तो बटे में भी कोई नंबर नहीं आएगा। तो आप y बराबर देखिएगा, ये दाईं से बाईं तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3, है ना। अब यहाँ पर आप x की जगह पे जो वैल्यू रखिए, आपको 1 आ रहा है 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो मन में आ रहा है वो वैल्यू रखते चलिए और एक चार्ट बना करके आप वैल्यू पुट करते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल एक और हम चार्ट बना करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, इसी तरीके से एक और चार्ट बना लीजिएगा, ये x का और ये y का, और इस तरीके से तीन वैल्यू से ज्यादा नहीं निकालना और 2 भी नहीं निकालना, ताकि ग्राफ समझ में ही नहीं आए। 3 जो है आपको ग्राफ क्लियर दिखता है 3 वैल्यू से। अगर आप क्या करें, वहां y पर रख रहे थे, यहाँ आपको x की जगह पर रखना है, x की जगह पर मेरा मन 0 हो गया तो 0 रख दिया और इसे समीकरण 4 कह दीजिएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया तो 3 आ गया। तो सर आपने x की जगह पर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब मेरा मन कर रहा है कि हम x की जगह पे क्या रख दें, x की जगह पे हम 1 रख दें। ठीक है, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 1 3 1 5 हो जाएगा, होगा ना, 2 1 कम 2 और 3 5 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने x की जगह पे कितना रखा 1 रखा तो ये कितना हो गया 5 हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे y की जगह x की जगह पे क्या रख दें, x की जगह पे हमने 1 रखा था, मेरा मन हो रहा 2 रख देने के लिए, 2 रख देते हैं x की जगह पे, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आप मान को निकाल सकते हैं और इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ग्राफ आसान होता है, ग्राफ को प्रैक्टिस करिएगा और हर साल ग्राफ पूछेगा आपसे, 5 नंबर ग्राफ में फिक्स है, इसको आप एकदम अच्छी तरीके से करके चलिएगा। और ग्राफ का पॉइंट रेखा जो है एकदम अच्छे तरीके से आप उसको फील करना है, ऐसा नहीं कि ग्राफ जैसे मन तैसे खींच दिया, है ना, वैसा नहीं करना है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसको भी आप अपने घर पे ग्राफ में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है,
चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन उतार लीजिएगा। सारे बच्चे क्वेश्चन को ना अपनी कॉपी में उतार के रखना है, बाद में ऐसा नहीं हो कि एग्जाम से पहले जो आप वीडियो खोल के देखना ये कहाँ पे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कहाँ पे था, इसका सोल्यूशन क्या था। जो भी है वीडियो को पॉज करके सारे आंसर को या क्वेश्चन को आप बारीकी से उतार कर रखेंगे ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है आपको 260, ठीक है। फिर इसी में उसकी लंबाई में 5 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर अधिक कर दिया जाए, तो ये आयत से किस में बदल जाता है, वर्ग में बदल जाता है। तब आयताकार मैदान की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है दोनों निकालनी है। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो अगर हम ये कह दें कि जो भी सवाल है, सवाल नंबर, इसमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। तो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है 260 दिया गया है। तो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, जो आपको दिया गया है 260 दे दिया गया है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार सवाल आपसे कह रहा है कि अगर लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, और चौड़ाई में 2 जोड़ दिया जाए, तो क्या ये वर्ग बन जाता है। और हमें पता है कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, वर्ग की भुजा बराबर होती है। अगर एक बात बताओ कि आयत की लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 2 ज्यादा कर दें, तो ये कैसा बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो अगर ये वर्ग की भुजा है तो दोनों भुजा क्या हो जानी है, आपस में बराबर हो जानी है, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, L बराबर लिख सकते हैं ना b+2, और ये लेफ्ट टू राइट 5, ये हो जाएगा +5। तो यहां से आप लिख सकते हैं b+7, है ना। लंबाई कितना हो गया, b+7 हो गया, चौड़ाई +7 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या है, अगर ये समीकरण इसको हम लोग 1 कह लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से कि L इंटू बी बराबर 260 है। तो हमने L की जगह पे क्या लिख देना है, L की जगह पे लिख देना है b+7, और पहले से क्या है, पहले से b गुना में है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 260। हाँ या ना, होगा कि नहीं। चलिए अगर ये होगा इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। फिर आप यहां से क्या कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा, द्विघात समीकरण में। तो ये हो जाएगा आपका b² और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7b, और ये हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां से क्या कर लीजिए, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, तो दोनों को एक तरफ कर लीजिए, b² + 7b और -260 बराबर 0, ठीक है। अब 260 को ऐसा तोड़िए, 260 को ऐसा तोड़ना है कि कितना बन जाए, जोड़ने या घटाने पे 7 बनना चाहिए, है ना। 260 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 7 पुर जाना चाहिए। तो 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 होता है, लेकिन घटेगा तो 7 नहीं पुरेगा, लेकिन इसी 2 को 20 बना दीजिएगा तो घट के 7 पुर जाएगा, हाँ या ना, 7 पुर जाएगा। तो आपको फैक्टर भी मिल गया कि 7 को क्या कर सकते हैं, ये 7 को लिख सकते हैं सर कि b² और 7 लेके आना है प्लस में, तो 20 को रखेंगे प्लस में और 7 यानी 13 को रखेंगे माइनस में, -226 बराबर 0। हमने बताया है कि आगे से 2 और पीछे से 2 हम लोग कॉमन कर देते हैं, करते हैं ना। इन दोनों से आप क्या कर लीजिए, b कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही b कॉमन करेंगे तो b+20, और इन दोनों से आप माइनस कॉमन कर लीजिए और 13 भी कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी बचेगा ये प्लस में क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 13 से 20 बार में भाग लग जाएगा, ये भी 0। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा है तो दोनों को एक ब्रैकेट में समेट देंगे और 13 -
b माइनस 13 को लिख देंगे यहाँ पर बराबर 0। अब इन दोनों में से कोई एक को हम लोग दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तो पढ़ चुके हैं कि दोनों ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ तक उतारिए, फिर इसको हम लोग मिटा करके पूरा फिर बताते हैं पीछे से। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसको रब कर देते हैं यहां से। अब जो यहाँ पे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, वो एक वैल्यू b का -20 और एक वैल्यू जो है b का वो +13 आ जाएगा। तो आप समझदार हैं, आपको मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव नहीं होता, हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हमें पता चल गया। इसलिए यहाँ पे एक चीज लिखना कि b नहीं बराबर होगा -b के, क्योंकि है ना, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। इतना सा आप लोग लिख लीजिएगा, इतना लिखना जरूरी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b का जो वैल्यू निकल गया, एक्चुअल में जो ब्रेथ निकला वो कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 13। अब आप क्या कर दो, एक इक्वेशन बना के हम लोगों ने रखा था। नाउ अब एक इक्वेशन बना के हम लोगों ने रखा था, क्या था कि L बराबर b+7, यही इक्वेशन बना के हम लोगों ने रखा था। तो L और b का मान कितना आ गया, 13 + 7, ये कितना हो गया 20। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों पता चल गया, है ना। लंबाई कितना 20 और चौड़ाई कितना है 13 है। क्लियर है? चलिए इतना बात आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ये आपका जो है आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। ये आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और इस सवाल पे ना बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और इसका क्षेत्रफल है, दोनों का अनुपात है, और एक ट्रायंगल है डी ई एफ और इसका क्षेत्रफल है। जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इनके भुजा, यानी इसका भुजा हो जाएगा, मान लीजिए ये पहला भुजा है और ये भुजा दूसरा भुजा है, इसका जो संगत भुजा होगा दोनों का भुजा स्टार के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो इसमें क्या है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फिगर। दो ट्रायंगल बनाना है आपको और दोनों ट्रायंगल का डिफरेंट डिफरेंट नाम रखना है आपको। चलिए एक ट्रायंगल रेड से बना देते हैं आपको। ये ट्रायंगल है आपका, जिसका नाम है ए बी एंड सी, और एक ट्रायंगल हम ब्लैक से बना देते हैं, ये ब्लैक से बना देते हैं। और इसका नाम हम लोग रख देते हैं डी ई एंड एफ। और कहा गया कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। ये आपको गिवन है, यहां पे इस पे कोई बहस नहीं है। दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इसकी जो भुजाएं हैं, यानी ए बी, इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। ए बी बराबर होगा डीई के, है ना। फिर क्या होगा, कॉमा, आपका बीसी बराबर होगा किसके, बीसी बराबर होगा ई एफ के, कॉमा, इस तरीके से एसी भी बराबर होगा किसके, एसी बराबर होगा डी एफ के। ठीक है, ये होगा बराबर में, क्योंकि दोनों संगत है, दोनों की संगत भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। जब संगत भुजाएं बराबर हैं तो इन भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी एडी बीसी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसे हम लोग कह लेते हैं क्या है, ये के बराबर है सारा का सारा।
क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से कह दिया गया है कि ये और ये सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है तो इसका सारा साइड भी, संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अगर ये आपस में इक्वल है तो इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात है ये सारी भुजों से क्या होगा, बराबर होगा। ये आपने क्या कर दिया, इस सारे को आपने कह दिया कि ये के बराबर है। क्लियर है, के बराबर है। मान लीजिए कि यहां से एक हाइट आ रहा है, हाइट आ रहा है, इसे आपने कह दिया h1, और इस पे भी एक हाइट आ रहा है, इसको आपने कह दिया h2। क्या कह दिया, h2 कह दिया। तो ऐसे केस में सिमिलरली h1 और h2 का जो अनुपात है वो भी आपस में क्या होगा, दोनों का भी अनुपात किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ठीक है, अगर सारे भुजाओं का अनुपात के बराबर है तो h1 और h2 इसका भी अनुपात क्या होगा, इसके हाइट का भी अनुपात क्या होगा, के बराबर होगा। ठीक है, अब आप यहां से क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ही इसके भुजा के, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तब आप एक बार इसका क्षेत्रफल और एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे रब करना होगा। चलो, तो आप क्या कर लें, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमने आधार AB को मान लिया और ऊंचाई इसका h1 है। ठीक है, इसी तरीके से त्रिभुज त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2, इसकी संगत भुजा क्या है, DE है, इसी को हम लोग आधार मान लेते हैं, आधार गुना ऊंचाई, तो DE और ऊंचाई इसका हमने h2 कह दिया। ठीक है, सिद्ध करना है कि ABC का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात DEF का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार यानी AB गुना h1/h1, फिर ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हमने क्या मान लिया, DE और ऊंचाई क्या हो गया, h2 हो गया। अब यहाँ पे कोई इस बात के लिए कंफ्यूजन नहीं रहना है कि हमने आधार B को क्यों माना। आप अगर आधार जो है, आधार BC को मानते तो दूसरे त्रिभुज का आधार ये बनता, अगर आधार आप AC को मानते तो दूसरे त्रिभुज का आधार ये बनता। ठीक है, तीनों में से किसी भुजा को भी एक आधार मानेंगे हम, तो हमने आधार मान लिया AB उस त्रिभुज का क्या है, आधार है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको सिमिलर आपको उतार देना है जैसे दिया गया है, DEF का क्षेत्रफल। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए AB और DE ये सब का सब सारे का अनुपात क्या है, अच्छा इसको ऐसा लिख देते हैं, AB अनुपात DE और H1 अनुपात H2। अभी आपने देखा कि AB और DE का अनुपात कितना है, K, हमने K मान लिया, और आपने देखा कि इसका भी जो अनुपात होगा ये भी क्या हो जाएगा, इसके हाइट का भी जो अनुपात होगा ये भी क्या होगा, K हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, K स्क्वायर हो गया, और K स्क्वायर, K क्या है, K तो भुजा ही है ना सबका, K क्या है, सारे भुजा का अनुपात ही ना हमने K माना था, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया कि K स्क्वायर को हमने भुजा कैसे लिखा, क्योंकि हमने इसके अनुपात को, इसके अनुपात को और इसके अनुपात को, यानी कि दोनों त्रिभुज का जो अनुपात है उसको हमने K माना, और ये K जो है सारे त्रिभुज का अनुपात है, और ये अनुपात किस में आ गया, K स्क्वायर में आ गया। इसका मतलब दोनों भुजा, संगत भुजा का जो है ना क्या हो जाएगा, अनुपात स्क्वायर में बदल जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे मेरी, कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए एक बार का भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको मिटा देते हैं। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं।
ये 24 का फर्स्ट सिटिंग है। सेकेंड सिटिंग में लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा या प्रूफ के सवाल में थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, बाकी सेकेंड सिटिंग में लगभग सिमिलर सवाल ही पूछा जाता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका ट्रिगो का है। हर साल आपका ट्रिगो का सिद्ध वाला क्वेश्चन पूछता है, किसी भी पैटर्न में देगा लेकिन पूछेगा। क्वेश्चन है आपका ये शेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय शेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस और यहां हो जाएगा कोशेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोशेक स्क्वायर -1। ठीक है, बाकी एलएचएस में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप उतार देख लीजिएगा और उतार भी लीजिएगा क्वेश्चन। हमने इसको एलएचएस मान लिया, सॉरी आरएचएस में आपको सवाल क्वेश्चन में ना आरएचएस दिया गया है, आप लोग देख के उतार लीजिएगा कि क्या प्रूफ करना है इसको। अभी आप क्या करो यहां से कि इस टर्म को, ये स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं, क्यूब को स्क्वायर इंटू शेक थीटा, और इसको तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1। ये कैसे आया? क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो वही 10 लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो शेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग, कहीं पे अगर थीटा छूट जाए तो ठीक कर लीजिएगा, शेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1 प्लस 10, और ये 1 पहले से था। सेम आपको पैटर्न यहाँ भी अपनाना है, इसको लिख देना है कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये कॉसेक क्यूब हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होके, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10, ये होता है 10 का फॉर्मूला, सॉरी कॉट का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये -1 पहले से है। ठीक है, कोशेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। चलिए, ये प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप यहां से भी वही करेंगे, सेम जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना है। यहां भी आपको करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? शेक थीटा से, और नीचे क्या बच गया आपका? सिर्फ tan थीटा बच गया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलर आपको यहां भी करना है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोशेक थीटा, और ये डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अब आप क्या करिए, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहां से बात समझना है कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो ये जैसे ही उल्टा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कैसे बदल जाएगा? कॉस थीटा में। और इस 10 को भी आप यहां जैसे ऊपर बदला है यहां भी चेंज कर दीजिए, क्या? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? इतना बात आप समझ पा रहे हैं तो बोलना कि इस चीज को हमने 10 को, ये 1 जैसा था वैसे लिखा, 10 को हमने साइन बाई कॉस में बदला, स्क्वायर था तो स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये सेक जो है ना, सेक कॉस का उल्टा है, तो जैसे बाय के फॉर्म में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और इस 10 को हमने साइन बाई कॉस के फॉर्म में बदल दिया। सिमिलर काम आपको यहां भी करना है। चलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, 10 का होता है साइन बाय कॉस और कॉट का होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, वैसे ही जैसे ये क्या बोलते हैं, ये साइन का उल्टा है, तो साइन नीचे आएगा तो यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और ये कॉट बदल जाएगा इनटू, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात को? चलिए, अब ये क्या कर लो आप लोग,
कि एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपका कितना, इधर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये सबसे नीचे है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आया ना, क्लियर है। ये इस जगह बचा, ये इधर हो गया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सिमिलर आप यहाँ भी करेंगे इसी तरीके से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे एलसीएम बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन, क्योंकि एक पावर कट चुका है। चलिए अब यहां से क्या होगा कि एक और एक कैंसिल आउट ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। आया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर बाय कॉस, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए फिर यहाँ भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग कि 1 बाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा आवाज से ये करने का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से क्या कर लेंगे, ये और ये कैंसिल आउट, एक पावर से ये कैंसिल आउट। क्लियर है। बाकी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम इसको इस टर्म को इधर लेके आते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। चलिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट वाला थोड़ा पॉइंट कट रहा है ना। लास्ट में जो है आपका साइन है, और साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको मिटा देते हैं, और लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जिस बच्चों को देखने में दिक्कत होगा यहाँ पे देख लीजिएगा इस वाले टर्म्स को। ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये हमने लिखा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला टर्म्स हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक पावर से ये कैंसिल आउट, एक पावर से ये कैंसिल आउट। अब देखिए ये कॉस ऊपर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा शेक थीटा में, ये ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा आपका कोशेक स्क्वायर थीटा में, प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो एक पावर वाला है तो ये हो जाएगा कोशेक थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों से आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए शेक थीटा और कॉस थीटा दोनों से, कोशेक थीटा दोनों से कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों से हमने शेक एक पावर कम ले लिया बाहर, और यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ बच जाएगा शेक थीटा। इन दोनों से 2 पावर में से एक पावर हमने बाहर कर लिया, तो एक पावर यहाँ बच जाएगा इसका क्या शेक थीटा, और यही आपका क्या है RHS है, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना। क्लियर है। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। पूरे शेप को आपको किस में बदलना है, पहले
टेन में बदलना है, टेन से साइन में, साइन से फिर अपने आप किस में बदल जाएगा, कोशेक और शेक में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर और गहराई जो है 20 सेंटीमीटर एक कुआं है, और इसके बाद आपको क्या कहा गया है कि कुएं से जो है मट्टी निकाला गया, उसी मट्टी से चबूतरा बनाया गया चारों तरफ, ठीक है। और जो चबूतरे को जो फैलाया गया 22 इंटू 14 के इसमें रेशियो में, फिर कहा जा रहा है कि इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, ये फाइंड करना है आपको। तो चलिए, सवाल एनसीईआरटी का है, आई होप पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले कुआं की त्रिज्या आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2। क्लियर है, 7 व्यास है तो 2 हो जाएगा। अब इसकी गहराई कह रहा है, तो कुआं की ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, h, इसे हम लोग कह लेते हैं h1, ठीक है। h1 कह लें तो ये कह दे, ये हो गया आपका कितना 20। तो कुएं का आयतन निकाल लीजिए पहले, कि कुएं का जो मट्टी निकाला गया, कुएं का आयतन कितना था, कुएं का जो आयतन है आपका, वो आयतन हो जाता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2, क्योंकि स्क्वायर में है तो 7/2 दो बार, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट करने के बाद इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 11 बार में, ठीक है। और ये कट जाएगा कितनी बार में, ये हो जाएगा आपका 10 बार में। तो 11 दही 7 दही 70 हो जाएगा, और 70 को 11 से गुना करेंगे तो 770 आ जाएगा। तो कुएं का जो आयतन है वो 770 आ गया। चलिए अब हमें क्या चाहिए, चबूतरे की जो लंबाई दी गई है, लंबाई, ठीक है। एल जो दिया गया है वो दिया गया है 22, पहला जो दिया होता है। ब्रेथ जो दिया गया है वो दिया गया है 14, और हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई जो है आप h मान लीजिए, मान लिया ऊंचाई जो है ये आपका, यहाँ h था, ये हो जाएगा h2, ठीक है। अब आप क्या निकाल लीजिए यहाँ से पहले चबूतरे का आयतन निकाल लीजिए। चबूतरे का आयतन, या ऐसा हम क्लियर करके लिख दें कि चबूतरा किस आकार का है। तो चबूतरा जो है आपका वो आयताकार का है, आयताकार है, आयताकार चबूतरे चबूतरे का आयतन ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यही होगा। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, L कितना है 22, H कितना है 14, सॉरी L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ आपको H हमने H2 कह दिया, ये हो जाएगा आपका, इसको रहने दीजिए, हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको रहने देना। हमें क्या चाहिए, चबूतरे की ऊंचाई चाहिए। अच्छा एक बात समझना कि जो भी कुएं से मट्टी निकाला गया है, तो कुएं से मट्टी निकाल के ही चबूतरा बनाया गया, यानी कुएं का जो आयतन है और चबूतरे का जो आपका आयतन है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, है ना। वही मट्टी को चारों तरफ घुमाया फिराया गया, चबूतरा बनाया गया। तो आप लिखना बेलनाकार या चबूतरे का कुएं का आयतन बराबर होगा कुआं का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन के, चबूतरे का आयतन, यहाँ पे आयतन लिखा है, जो नहीं दिख रहा लिख लेना, यहाँ पर चबूतरे का आयतन ही लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू आ गई, यहाँ हमने निकाला 770, और इसकी जो हमने वैल्यू अभी निकाली है वो 23
H2 इंटू 14 इंटू H2। तो ये लेफ्ट टू राइट सारा डिवाइड्स में आ जाएगा मल्टीप्लाई से। तो आप H2 अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 770 इंटू 22, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा सारा डिवाइड से 22 इंटू 14। तो 22 के पहाड़े से ये कट, सॉरी 11 के पहाड़े से 11 दूना 22, 11 7 77 और ये 0 है तो 0 भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 के पहाड़े से 7 दूना 14 और 7 दही 70, 7 दही 70 हो जाएगा। इसका जो एक्चुअल आ जाएगा 10/4 आ जाएगा, या 10/4 नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2। ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। इसको आप डेसिमल में चेंज कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा, कुएं का हाइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी चबूतरे का हाइट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भारी सवाल नहीं था, आसान सा सवाल था। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और ये याद रखना है कि जो आपने कुएं से मट्टी निकाला है उसी मट्टी को चारों तरफ क्या किया गया है, एक्स्ट्रा मट्टी नहीं डाला है, ना एक्स्ट्रा मट्टी की कहीं में बात की गई है। तो जो आपका चबूतरे का क्षेत्रफल होगा वही कुएं का, जो चबूतरे का आयतन होगा वही कुएं का क्षेत्रफल होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। एक क्वेश्चन आपका है इसका कंस्ट्रक्शन का, वो क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। उस तरह क्वेश्चन कि 2024 में किस कंस्ट्रक्शन का कौन सा सवाल पूछा है वो हम आपको स्क्रीन पे दे देते हैं, आप उतार लीजिएगा, बट कंस्ट्रक्शन यहाँ हम बताएंगे नहीं। ठीक है, हम लोग एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही सवाल लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार है, मान लीजिए कि ये मीनार है यहाँ पर। ठीक है, ये मीनार है, इसके पैर से कितना बन रहा है, शिखर। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए कि यहाँ भवन है, ये भवन है यहाँ, इसके पाद बिंदु से यानी यहाँ कुछ इस तरीके से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, सॉरी ये आपको बन रहा है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से यानी यहाँ से इस जगह से, ये भवन है आपका, भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो एक कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का, यहाँ ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर आपको कहा गया कि मीनार की जो ऊंचाई है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितना है, 50 है। ठीक है, अब इसको आप कुछ कह दीजिए, पॉइंट लिख दीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ क्या है, डी है। ठीक है, और यहाँ तक की दूरी को, क्योंकि भवन की ऊंचाई कह रहा है तो मान लीजिए कि माना भवन की ऊंचाई बराबर h है। तो जो दिया गया है आपको पहले वो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। पहला इंफॉर्मेशन है कि मीनार की जो ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई उसका नाम भी लिख लीजिए, क्या है, आपने क्या लिखा है, ए बी। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो है 50 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है, मीटर में दिया गया है आपको। ठीक है, मीटर। उसके बाद आप मान लीजिए, माना भवन की जो ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं कि h है। ठीक है, ये क्या है, h है। अब इसी की मदद से आपको क्या करना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो आप एक ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अगर त्रिभुज ए बी सी में आते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 60 डिग्री के कोण में एक वैल्यू दिया गया है आपको, ये वैल्यू। ठीक है, यानी P दिया गया है आपको, यहाँ से बेस तो लगा दीजिए 10। ये 10 कैसे लगेगा ये समझिएगा। ये कोण है, कोण के सामने का एक वैल्यू दिया गया है तो ये P हो गया, क्योंकि हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से मतलब है क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का ये बेस है। ठीक है, तो P और B किस में आता है, 10 में आता है,
तो 1060 लगा दीजिए। तो 1060 की वैल्यू हो जाती है P बाई बी, यानी AB बाई BC हो जाएगा, AB बाई BC हो जाएगा। ये हो जाता है रूट 3, और AB का मान आपको दिया गया है 50 और BC का मान क्या दिया गया है, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। तो BC का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50 बटे √3, ठीक है, 50 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, ट्रायंगल ABCD में आ जाइए, ट्रायंगल BCD में आ जाएंगे, ट्रायंगल BCD में यहाँ देखेंगे, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 10 30 डिग्री, इसके लिए ये H हो जाएगा, यानी BC और बेस दोनों का सेम है, ठीक है। इसका मान हो जाएगा आपका कितना, 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ जो मान हो जाएगा आपका क्या, H हो जाएगा। और BC का मान कितना है, BC का मान 50, या ऐसा करिए पहले यहाँ पर रहने दीजिए, ये BC रहने दीजिए, BC। अब इसको लेफ्ट और राइट कर लीजिए, तो BC का जो वैल्यू आ गया वो हो जाएगा H इंटू √3 हो जाएगा, है ना। और BC का आपने मान निकाल के रखा है, BC का आपने मान निकाल के रखा है क्या, ये 50√3 निकाल के रखा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, H √3, ये इधर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये गुना से भाग में आ जाएगा, तो H का जो मान आ जाएगा वो 50 और रूट से गुना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, बनाया हुआ सवाल है, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 2027 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।